गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। वी हैड स्टार्टेड विथ योर चैप्टर नंबर 4, हमने स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हमने देखा था कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो हमने देखा देयर आर 3 टाइप्स। एक देखा एमओए, दूसरा देखा एओए और तीसरा देखा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस। अब बात करते हैं एमओए क्या होता है। एमओए सबसे ज्यादा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, या गाई सीधा सीधा बोल दो ना, जिसमें नसोलसा होता है, नेम क्लॉज, नाम, कंपनी का नाम क्या है। ठीक है। एस सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है। फिर ओ ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का। एल कंपनी की लाइबिलिटी कितनी रहेगी। इनकेस उधारी आ जाए कंपनी पे तो कंपनी सामने वाले को अपना घर बार बेच के देगी या नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेगी लिमिटेड लाइबिलिटी हूं मैं, तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स हूँ या अनलिमिटेड लाइबिलिटी हूँ, कैसी हूँ, ये सारी चीजें आपको एल में मालूम पड़ेगी। ठीक है। नसोल सा सी कैपिटल कितना रहेगा कंपनी का। एंड ए से क्या है हमारा, ए से बोलना एवरीबॉडी, ए से बोलो यारो, किधर गए। यस एग्जैक्टली, एड्रेस कहाँ है तुम्हारी कंपनी, एग्जैक्टली कहाँ पर सिचुएटेड है, वो सारी चीजें, मतलब नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, सारी चीजें, लाइबिलिटी कितनी रहेगी, सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, सारी चीजें उसमें लिखी रहेगी। ठीक है। ओके, तो कल अपन ने फीचर्स देखे थे, ये नसोलसा देखा था, अपन ने फॉर्मेट देखा कि एमओए अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपको टेबल ए, एमओए का टेबल ए का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है तो आप टेबल बी का फॉर्मेट फॉलो करोगे। अगर गारंटी है और शेयर कैपिटल भी है, दोनों है, तो आप सी फॉलो करोगे। अनलिमिटेड कंपनी है लेकिन अगेन शेयर कैपिटल नहीं है तो डी, और अनलिमिटेड है लेकिन शेयर कैपिटल है तो अगेन ई। तो एक चीज ध्यान रखना, पहले लिमिटेड बाय शेयर लिखेंगे, फिर गारंटी की बात करेंगे, फिर अनलिमिटेड की लाइबिलिटी की बात करेंगे। डन। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेबल और ये जो चार्ट है ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि मैम एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करना, क्या ये क्वेश्चन आपको को पूछा जाएगा। कई फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सी ये देखो, ये डीएससी होती है, ये देखना जरा, इसमें तो कीचेन लगा रखी है हमने क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज होती है तो घूम जाती है। देखो दिख रहा है डीएससी, हियर यू कैन सी डीएससी ऐसी होती है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना एक पेन ड्राइव की जैसे छोटी सी डीएससी होती है, डिजिटल सिग्नेचर। इसमें जैसे जो भी डायरेक्टर होता है कंपनी का, उसमें उसका डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आप ऐसे में क्या करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट एमओए है जैसे, तो उसको आपको अफिक्स करना होता है, आपको डिजिटली साइन करना होता है। तो कुछ नहीं, आप अपने सिस्टम में लगाओगे, ये प्लग आउट दिख रहा है आपको, हाँ सॉरी, सिस्टम में लगाओगे, प्लग आउट करोगे आप ये डीएससी को, एंड आराम से, मतलब आगे पूरा प्रोसीजर पॉपअप विंडो होता है, एंड देन आपको नेक्स्ट 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 करना है, कहाँ पे डिजिटली साइन करना, सारी चीजें वो लोग बता देते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। ठीक है, तो ये देख लो एक बार, पर्पल कलर की है, नॉर्मल अपना पेनड्राइव जैसा, नथिंग एल्स। ठीक है जी, मैंने आपको बोला था मैं आपको दिखाऊंगी कि पेनड्राइव जैसी होती है, पेनड्राइव नहीं होता है लेकिन ना उसमें अपना आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा इफ यू आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, चलो, तो अब बात आ रही थी कि मैम ये टेबल क्या स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा तब हमें टेबल लिखना है। नहीं, स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये इतना इजी है, इतना चिंती है कि शुरू में शेयर्स, फिर गारंटी लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, गारंटी भी है लेकिन शेयर कैपिटल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है लेकिन गारंटी नहीं है, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है लेकिन शेयर कैपिटल भी है, तो ए बी सी डी ई सीक्वेंसफुली पूरा लर्न होता है। एग्जाम में नहीं पूछा तो भी लिख कर आइयो, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। ठीक है, अगर जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, एमओए के फीचर्स पूछ दिया तो ये लिख कर आना, लेट देम शो देम कि भाई आपको ये सारी चीजें लर्न है। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा यू नो पॉइंट्स होते हैं जो मार्क्स गेनिंग होते हैं, जो आपको बाकी बच्चों से हट के लिया जाता है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कंसिडर वन बाय वन दिस क्लॉजेस इंडिपेंडेंटली कि नेम क्लॉज क्या होता है। नेम क्लॉज से तो अपन को पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे नेम होगा कंपनी का, उसके अलावा क्या होता है। कल चल के नाम को मुझे चेंज करना पड़े तो हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, ठीक वैसे ही सारे क्लॉजेज, ये जो था ना नसोलसा आपका,
इसको चेंज करना हो, कभी ऑल्टर करना हो, तो क्या प्रोसीजर है, ये होते क्या है, ये सब आपको इसी पॉइंट्स में दिख जाएंगे। ठीक है, तो एक सेपरेट क्वेश्चन आता है। ओके, चलो जी, फर्स्ट नेम क्लास, नेम क्लॉज। अब लिखने के समय स्टार्टिंग कैसे करोगे, सीधा नेम क्लॉज से नहीं बोलोगे, पहले तो बोलोगे कि भाई जो एमओए है कंपनी का, अब नाउ आई एम राइटिंग एमओए, ठीक है, आपको पूरा लिखना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स वेरियस क्लॉजेस। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, इतने सारे क्लॉजेस है, उसका फर्स्ट क्लॉज है आपका नेम क्लॉज। ठीक है, ओके। उसके बाद में आप क्या बोलोगे कि एज अ कंपनी इज लीगली डिस्टिंक्ट, इट हैज टू हैव इट्स ओन नेम टू एस्टैब्लिश इट सेपरेट आइडेंटिटी। जो प्रमोटर है वो चूज कर सकते हैं नाम, ऑब्वियसली आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हो। कंपनीज एक्ट जो है ये बोलता है कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, उसके बाहर में ना तुमको तुम्हारी कंपनी का नाम को या पेंट करो या अफिक्स करो, वही पॉइंट दिया है यहाँ पे। बस इतनी सी बातें बोलनी है। कितनी बातें, पहली वाली लाइन तो फोकट की लाइन है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉजेस है, जिसका पहला क्लॉज है नेम क्लॉज। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा, हमें लर्न। ठीक है, अब आपको ये बोलना है कि क्योंकि जो कंपनी है वो लीगली डिस्टिंक्ट है, वो लीगली डिस्टिंक्ट एंटिटी है, तो उसका खुद का नाम होना ज़रूरी है, यस और नो, ताकि वो दूसरी कंपनी से अलग अपनी पहचान बता पाए। रिलायंस अलग है, टाटा मोटर्स अलग है, यस और नो डियर, तो उसका खुद का नाम होना ज़रूरी है टू एस्टैब्लिश इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। क्या प्रमोटर नाम चूज कर सकता है? येस, वी हैड चूजन नेम ओनली लेक्चर्स फॉर द कंपनी। कंपनी एक्ट बोलता है कि हर कंपनी को, हर एक कंपनी को पेंट करना पड़ेगा, अफिक्स करना पड़ेगा नाम और एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। अपने ऑफिस के बाहर आपको आपके कंपनी का नाम और एड्रेस को अफिक्स करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या एवरीवन? ये समझा? हो गया, खत्म हो गया नेम क्लॉज। अगर 2 मार्क के लिए आया तो नेम क्लॉज में सिर्फ इतना ही लिखना है। डन? ओके। अच्छा, अपना कुछ बातें हैं, कुछ देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इनटू माइंड, कि कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे कि जो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आपको कंपनी का नाम इस्टेब्लिश करना है तो। इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल, नॉट बी आइडेंटिकल, सेम नहीं होना चाहिए, वो रिसेंबल नहीं करना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। ऑब्वियसली यार, मैं मेरे कंपनी का नाम रिलायंस कंपनी कैसे रख सकती हूँ? ऑलरेडी वो दूसरी कंपनी है ना। कॉमन सेंस है, एकदम नॉर्मल से पॉइंट है, ठीक है, रट्टा मारने वाले नहीं है। अगर आपके थोड़े सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आराम से ये आगे बढ़ेगा। नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स जो ऑफेंस होगा किसी लॉ में। मतलब मान लो किसी लॉ में बोल दिया है कि ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, तो आपने वो वर्ड यूज नहीं करना है। ओके। नेम, वर्ड्स इन द नेम shall not offend any section of people। जैसे कोई भी कास्ट को लेके, कोई सेक्शन ऑफ पीपल को लेके आपने ऑफेंड नहीं करना है यार। आपने कंपनी का नाम ऐसे नहीं करना है कि हिंदू कंपनी, मुस्लिम का, हाँ, कोई सेक्शन ऑफ पीपल को लेके नहीं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सिंपल है ये। इट शैल नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स। जो प्रोविजंस है, एक एक्ट है आपका एम्बलम्स एंड नेम्स, तो इसके जो है, इसके जो क्या बोलते हैं, प्रोविजन को आपने वॉयलेट नहीं करना है। ओके। शुड नॉट रिजेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बोल रहा है ना वो आपको, व्हाट कैन आई से, जैसे ना कोई ट्रेडमार्क का नाम बताओ ना मुझे, कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बताओ। जैसे मान लो ये मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स है, तो ये आई कांट यूज दिस नेम। मैं अब ये MCD जो वहाँ मैकडॉनल्ड्स लिखा होता है वो मैं यूज नहीं कर सकती। मेरी कंपनी के सिंबल भी मैंने यूज नहीं करना है, वो ट्रेडमार्क को यूज नहीं करना है, क्योंकि वो एक फॉल्स बिलीफ देगा कि आपकी कंपनी वो मैकडॉनल्ड्स वाले से रिलेटेड है। आई कांट यूज रिलायंस का सिंबल, वो ऐसा वाला, ऐसा एक सिंबल है ना रिलायंस का, मैं यूज नहीं कर सकती हूँ मेरी कंपनी में।
ठीक है, मतलब मम्माज अर्थ ले लो, ठीक है, जो उसमें ये ऐसे एम वाला सिंबल है, एम बनाते हैं वो। तो ये सारे जो सिंबल्स है जो रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क को आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जियो, जियो का जो सिंबल है आप वो यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपने ना आप भी बड़े शातिर हो, पता है क्या आपने क्या किया, आपने नाम यूज़ नहीं किया जियो का, लेकिन आपने जियो का सिंबल यूज़ किया। अरे यार पूरी दुनिया जानती है वो जियो का सिंबल है। डन एवरीबॉडी, इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ू आगे। ओके, फिर आपने ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं देना है कि जो आपकी कंपनी है वो रिलेटेड है फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे ओनली लेक्चर्स गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नाम नहीं देना है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ओनली लेक्चर्स ऐसा कुछ नहीं। सी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, आपने ऐसा नहीं दिखाना है, ऐसा कोई इंप्रेशन, ऐसा कोई अपना एक छाप नहीं देना है कि आपकी जो कंपनी है वो कनेक्टेड है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, विद द स्टेट गवर्नमेंट, विद एनी लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी से कनेक्टेड है, ऐसा भी कोई छाप नहीं देना आपने, ऑब्वियसली। हाँ, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है बाय शेयर्स या गारंटी, लिमिटेड है तो आपके कंपनी का जो लास्ट वर्ड है उसमें लिमिटेड वर्ड आना चाहिए, एलटीडी आना चाहिए, जैसे टाटा स्टील लिमिटेड एलटीडी, ठीक है, ये तो अपन ने ऑलरेडी देखा। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर एंड गारंटी, तो आपका लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए। अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है तो आपकी कंपनी का जो लास्ट नेम है वो ओपीसी आना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड तो आएगा ही आएगा रे, क्योंकि जो ओपीसी है वो प्राइवेट कंपनी होती है, बट इसमें एक ही डायरेक्टर होता है, तो इसमें भी प्राइवेट लिमिटेड ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा ओपीसी। तो लिमिटेड है तो क्या आएगा, एलटीडी। प्राइवेट कंपनी है तो क्या आएगा डियर, प्राइवेट पीवीटी एलटीडी, ठीक है। अगर ओपीसी है तो पीवीटी एलटीडी तो आएगा ही, प्राइवेट लिमिटेड तो आएगा ही, लेकिन साथ में ब्रैकेट में आएगा ओपीसी 1% कंपनी। डन, ये हो गया आपका पूरे पॉइंट्स, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं हो सकता है मन से। तो कुछ कितने 6 पॉइंट्स है जो नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो नहीं होना चाहिए, जो कंपनी ने किसी एक्ट में वो अगर ऑफेंस है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, कोई सेक्शन ऑफ पीपल को क्या बोलोगे आप, ऑफेंड नहीं करना है, ऑफेंड ये वर्ड ध्यान रखना थोड़ा, ये थोड़ा सा ना याद नहीं आता है लिखने के टाइम पे। आप एम्बलेम्स एंड नेशंस में भी वॉयलेट नहीं करोगे, ठीक है, और कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को ये नहीं करोगे, आप ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दोगे कि आपकी जो कंपनी वो सीजीएसजी है या फिर सीजीएसजी या किसी भी लोकल अथॉरिटी से भी कनेक्टेड है, जैसे कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे भी आप फॉल्स बिलीव नहीं दोगे कि आपकी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट है। उसके बाद में ये बोला है कि भाई जो आपकी कंपनी है अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी है तो आपका एलटीडी वर्ड आएगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है विच इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, तो लास्ट वर्ड पीवीटी एलटीडी आएगा, और अगर आपकी कंपनी जो है वो 1% कंपनी है तो पीवीटी एलटीडी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो ओपीसी जो होता है वो एक तरह से प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरी खुद की एक कंपनी है, थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस लगाओ यार, अगर मेरी खुद की एक कंपनी है तो ऑब्वियसली वो मेरी प्राइवेट कंपनी, कौन सी पब्लिक लिमिटेड बन गई है मेरी, तो प्राइवेट लिमिटेड तो आएगा, लेकिन साथ साथ ब्रैकेट में ओपीसी आएगा। डन एवरीबॉडी, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, अगर ये नेम, अगर आपको आपकी कंपनी का जो नेम है वो चेंज करना रहेगा तो क्या करोगे, मतलब आपका जो एमओए है, ध्यान से समझो एक बार, ये जो एमओए है इसमें जो नसोल्सा है, इसमें ये जो एन है नेम क्लॉज, इसको चेंज करना है मुझे, ये मैथमेटिक्स में अपन ऐसा चेंज का सिंबल डालते हैं इसलिए मैंने वो बनाया, तो चेंज करना है तो कैसे करोगे, आप अपना एमओए चेंज कर रहे हो, मतलब तुम्हारी कंपनी का नाम ही तो चेंज कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो आप, एमओए में बोल रहे हो कि ओनली लेक्चर्स नहीं चाहिए, अब कुछ और नाम डिसाइड हो गया है, ठीक है, ओनली लेक्चर्स एजुकेशन ऐसा प्राइवेट लिमिटेड, अगर ऐसा नाम कुछ डिसाइड हो गया है तो फिर ये चेंज कर रहे हो सर, मतलब तुम्हारी कंपनी का आप नाम चेंज कर रहे हो, तो आ जाओ, नेम क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अब मुझे एक बात बताना, ये स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है,
स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब होता है कि भाई आपकी जो कंपनी है उस आपकी कंपनी के शेयर होल्डर से एक बार पूछ लो क्या वो हाँ भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। आपकी कंपनी में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, पैसा डाला है, ठीक है, नाउ वेदर इट लेट इट बी योर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और ओपीसी, ठीक है, कुछ भी होने दो, यहाँ पे आप अपने शेयर होल्डर से पूछो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। और याद है मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर की मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है? शेयर होल्डर की मीटिंग जनरल मीटिंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग जनरल मीटिंग। ये बात आपको बताइए मैंने स्टार्टिंग में ही, ये याद आ रहा है क्या? ये ऐसा कभी कुछ बताया था? ये याद आ रहा है? याद आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपकी कंपनी जो है, जो नेम क्लॉज है वो आप इजीली ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन किससे पूछ के? जनरल मीटिंग बोलना है तो समझ जाना, शेयर होल्डर्स को पूछ के, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे आप वहाँ पे, अ कंपनी में चेंज इट्स नेम एनी टाइम, कंपनी खुद ब खुद भी नाम चेंज कर सकती है एनी टाइम। ऐसा कुछ ये नहीं है कि 6 महीने बात करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एनी टाइम ऑन इट्स ओन खुद से कर सकती है। ऑन कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी, मान लो पब्लिक कंपनी से अब वो प्राइवेट बन रही है या प्राइवेट से वो पब्लिक बन रही है, तो ऐसे टाइम पे वो नाम चेंज कर सकती है। या तीसरी चीज़, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो आपका जो नाम है ना, आपके जो कंपनी का जो नाम है ना, आप कई बार देखते होंगे वो कौन सी चॉकलेट कौन सी आती है, एक होता है कॉफ़ी बाइट, ठीक है, कॉफ़ी बाइट का नाम सुना है क्या सभी ने? कॉफ़ी बाइट का नाम सुना है, ठीक है। कॉफ़ी की एक चॉकलेट आती थी, बहुत फेमस है। तो एक ने क्या निकाला, एक ने कॉफ़ी बाइट कर दिया, एकदम मिलता जुलता कर दिया, मिलती जुलती कंपनी बना दी, लो। तो ऐसे केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, इज ऑफ द ओपिनियन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की थिंकिंग ये है, उसको अगर लगता है कि नाम जो है, द नेम इज सिमिलर टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, आपकी जो कंपनी का नाम है, आप जो कॉफ़ी बाइट बनाना चाहते हो, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है और सिमिलर टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या फिर ये कॉफ़ी बाइट का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, एल्पेनलीबे रजिस्टर्ड है। आप देखते हो कभी ऐसे ऐसे सिमिलर चॉकलेट्स आती है मार्केट में, मैंगो बाइट, फिर एक दूसरी वैसी चॉकलेट निकालेंगे वो लोग, यू नो, सेम रैपिंग, सेम कवर, येलो कलर का, जस्ट टू मिसलीड द पब्लिक। देखा है कभी मार्केट में थे रैपर्स अलग अलग है या ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ऐसे केस में अगर आप ऐसी कोई कंपनी, वो बहुत यू नो है ऐसा मार्केट में, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है तो आपकी कंपनी का नाम चेंज कर देगी। पहला, आप खुद से कर सकते हो कभी भी, यस बिल्कुल सही बोला। अगर आपकी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक हो रही है तो नाम चेंज हो जाएगा। तीसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि तुम्हारी कंपनी का जो नाम है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का, सिमिलर कंपनी का नाम है, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आप उनका यूज कर रहे हो, अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। यस, संतोष बोल रहा, हाँ मैम बहुत होती है। ओके, अच्छा गाइस, आपने तो पूछा ही नहीं स्पेशल रिजोल्यूशन होती क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन होती क्या, आपने तो पूछा ही नहीं मुझसे। अब बात करते हैं ये स्पेशल रिजोल्यूशन, नाम से समझ में आ रहा है, स्पेशल रिजोल्यूशन है। ऑर्डिनरी, देखो 2 रिजोल्यूशन होता है जनरल मीटिंग में, 2 रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और एक होता है आपका स्पेशल रिजोल्यूशन। नाम से समझना, अगर हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो वी विल से कि भाई एटलीस्ट 75% से ज़्यादा वोट्स अगर अपने फेवर में आ गए तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? अदरवाइज मेजॉरिटी होता है ना, 51% की वोटिंग पार होती है, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन आप कब बोलोगे, अगर अगर 75% से ज़्यादा वोट्स फेवर में हो गए तभी आपकी कंपनी का नाम चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन समझ में आ रहा है? कम से कम, या फिर बोल दो 3/4%, अगर 4 लोग हैं उसमें से 3 लोगों ने हाँ भरनी है, डन।
क्लियर है? स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? अब आज से सिर्फ इतना ध्यान रखना, स्पेशल रिजोल्यूशन है बॉस, यहाँ पे 50% की मेजोरिटी, 51% नहीं चलता है, यहाँ पे 75% से ज़्यादा लोगों ने हाँ भरनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, ओके डन। चलो लेट्स मूव फटाफट से एक बार। शुरुआत में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि, अब मैं कलर चेंज करती हूँ आपके लिए फटाफट से, यस स्काई ब्लू ले लेती हूँ। पहला क्लॉज है, अगर वो सेपरेट क्या बोलते हैं, लीगली डिस्टिंक्ट, क्योंकि जो कंपनी है वो लीगली डिस्टिंक्ट बंदी पर्सन होती है, तो उसको अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी होती है फ्रॉम अदर कंपनीज। ठीक है, सेपरेट आइडेंटिटी बनानी होती है, तो उसको इट हैज़ टू हैव मतलब इट मस्ट हैव इट्स ओन नेम, खुद का नाम होना ही चाहिए कंपनी का, तभी तो अलग पहचान बनेगी, वरना कैसे बनेगी। और प्रमोटर्स खुद ब खुद अपना नाम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, नाम और एड्रेस कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड द प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आपका जो नाम होना चाहिए किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से सेम नहीं होना चाहिए, कोई लॉ के अंडर में ऑफेंस नहीं होना चाहिए, फिर कोई सेक्शन ऑफ पीपल को भी अपने ऑफेंड, देखो ऑफेंस और ऑफेंड समझ में आ रहा है? उनको ये नहीं करना है, अपने ऑफेंड नहीं करना है, कि उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी, हर्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कास्ट कलर इस पे नहीं जाना है, एम्ब्लेम द नेशन के प्रोविजन को वॉयलेट नहीं करना है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी रिजेंबल नहीं करना है, ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं देना है कि तुम्हारी जो कंपनी सीजीएसजी या कोई लोकल अथॉरिटी से है और ये बस ये नाम पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड लगा लो, ओपीसी लगा लो। ओपीसी में ध्यान रख लेना कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, ब्रैकेट में ओपीसी लगेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है, अगर नेम क्लॉज को एंटर करना है। आप कभी भी अपने नाम चेंज कर सकते हो, हाँ जी, बाय इट्स ओन, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, अगर आपका कन्वर्जन हो रहा है, या फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि आपकी जो कंपनी है उसका जो नाम है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग सिमिलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। डन? पक्का? चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू योर एड्रेस क्लॉज। एड्रेस क्लॉज क्या होता है बॉस? व्हाट इज दिस एड्रेस क्लॉज? एमओए कंटेन्स वेरियस क्लॉजेस। वापस से, और एड्रेस क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है? सेकेंड क्लॉज होता है। अभी नसुल्सा में ना मैंने आपको सिर्फ लर्न करवाना सिखाया है। नेम क्लॉज ये फर्स्ट क्लॉज, सेकेंड क्लॉज, अगर आप चाहो तो उसको अरेंज कर लेना। अभी अपना ना बना है, ठीक है, एक नेम क्लॉज एक एड्रेस क्लॉज बना है। ठीक है, ओके, एड्रेस क्लॉज सेकेंड क्लॉज है, उसी को आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी बोलते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कहाँ रजिस्टर्ड है? वही तो एड्रेस होगा। एड्रेस क्या होगा? तुम्हारे, मान लो तुम्हारी कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस है, ओनली लेक्चर्स पूना में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, हर एक जगह है। तो मुझे एक बात बताना, ओबियसली अपन ऑल इंडिया लेवल के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, अपन सीए, सीएस, सीएमए सब फील्ड्स में है। ठीक है, तो अगर मान लो बहुत बहुत सारे ब्रांचेस में अगर आपकी कंपनी है, तो फिर आप क्या करोगे? तो माय डियर फ्रेंड, जब आपकी जो कंपनी है वो बहुत सारे ब्रांचेस में है, तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस, आपकी कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहाँ पे आप अपना नाम और ये नेम और एड्रेस अफिक्स करोगे कंपनी के बाहर। डन? वो एड्रेस की बात हो रही है, वो एड्रेस को चेंज करने की बात हो रही है, या वो एड्रेस की में हेरा फेरी की कुछ भी बात हो रही है। अभी आज अपन वो एड्रेस की बात कर रहे हैं। अभी ये समझ में आया कौन से एड्रेस की बात हो रही है? रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। डन? बेसिक क्लैरिटी रखना, ब्रांचेस बहुत सारे होंगे, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। ये तो बोल दिया अपन ने बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। अब ये कॉमन लाइन है गाइस, ये दिस इज जनरल लाइन। कैन आई से दिस इज एफएल? मैडम एफएल मतलब क्या? फोकट की लाइन है रे, फोकट की लाइन है ये। ठीक है, ये फोकट की लाइन है। ठीक, ओके। जो एड्रेस क्लॉज है, एड्रेस क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड। वो आपको एड्रेस क्लॉज जो होगा, अब एक फॉर्मेट ध्यान में रखो, बार बार बोल रही हूँ, रट्टा नहीं मारना है। अपन एमओए प्रिपेयर कर रहे हैं, एन हो गया, ए कर रहे हैं, एड्रेस क्लॉज या रजिस्टर्ड क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि कंपनी कौन सी स्टेट पे है। ऑब्वियसली पूना है कि मुंबई है, महाराष्ट्र है कि चेन्नई है, सॉरी स्टेट बोल रहा है वो। ठीक है, एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे आप लिखोगे कि चेन्नई है, किधर है, महाराष्ट्र है, एमपी है, किधर है, पहला तो स्टेट बोला आपने। ठीक है, ओके। एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस जो है अपना मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब वो जिस दिन, याद है अपन ने वो स्पाइस 32 INC इनकॉर्पोरेशन 32, दैट इज योर स्पाइस
वाला फॉर्म अपन ने आरओसी को दिया था, आरओसी ने अपन को सीओआई दिया था। सीओआई के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस होना मांगता। मस्ट हैव, अ कंपनी मस्ट हैव, ऑब्वियसली यार तुमने आरओसी से परमिशन ले ली है, 30 दिन का टाइम बहुत है ना। कंपनी को कहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, कहाँ बिजनेस करना है, कौन सा मेन ऑफिस रहेगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। यस, और क्या क्या होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब, क्यों जरूरी है रजिस्टर्ड ऑफिस इज मस्ट एज, क्यों जरूरी है रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि वो लोकेशन बताता है, इट एस्टैब्लिशेस द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी। डोमिसाइल मतलब लोकेशन, ठीक है। कई बार वो आपसे भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाने के लिए बोलते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है, अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर उसको अपन अपने टर्म्स में बात करें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके कॉलेज वालों ने मांगा होगा कभी, ध्यान है, ऐसा ना मांगा है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, उसका वो प्रूफ रहता है पूरा प्रॉपर। तो वैसे ही आपकी कंपनी किस एरिया से, कौन से लोकेशन से बिलोंग करती है, तो आप बोलोगे कि इट एस्टैब्लिशेस डोमिसाइल ऑफ द कंपनी, फर्स्ट पॉइंट। इसलिए आरओसी, इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस जरूरी है। दूसरा, वो एड्रेस दे देता है जहां पे सारे कम्युनिकेशन नोटिसेस विल बी सेंट। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारे जितने भी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स होंगे, कंपलसरी जो कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये रिकॉर्ड होने चाहिए, वो सारे रिकॉर्ड हम यहीं पे मेंटेन रखेंगे। रिकॉर्ड, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स विल बी केप्ट। ये इट ऑल्सो इंडिकेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब वो जुरिस्डिक्शन क्या होता है पता है क्या, एक एरिया बता देता है, जैसे पुणे रीजन, ठीक है, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब यहाँ पे पुणे का ही कोर्ट होगा जहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट में केसेस फाइल होंगे। तुम क्या बोलते हैं, नासिक के कोर्ट में जाके नहीं दे सकते, ओ प्लीज, कंपनी पुणे की है, पुणे की कंपनी है तो पुणे की कंपनी में ही कोर्ट केस फाइल करो अगर आपको कुछ भी अगेंस्ट करना है कंपनी के। तो ये चीजें समझ में आ रही है क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज जरूरी है। सबसे पहला, डोमिसाइल बता देता है वो कंपनी का, लोकेशन बता देता है वो कंपनी का। दूसरा, सारे रिकॉर्ड जितने भी कम्युनिकेशन वगैरह है वो यहाँ पे होंगे, जितना भी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे मेंटेन करेंगे हम। और साथ ही साथ जुरिस्डिक्शन बताता है कि कौन सा कोर्ट के अगेंस्ट ही केस फाइल होगा। अगर मुंबई में है रजिस्टर्ड ऑफिस तो मुंबई का इसमें ही कोर्ट केस फाइल होता है। डन एवरीबॉडी, ओके। तो बस इतना सा था यार, इतना सा ही तो था। अब बात करते हैं इसके ऑल्टरेशन की, ठीक है, कि इसको अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करें। मान लो ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है महाराष्ट्र से बदले में अब जाना है एमपी, छत्तीसगढ़ में पहुंचना है, तो फिर कैसे करोगे। तो अरे अभी मराठी से छत्तीसगढ़िया बनना है, कैसे करोगे। तो यहाँ पे अ कंपनी में चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस विद इन, देखो अब ध्यान से देखना, मैंने काफी सारी चीजें आपके लिए हाईलाइट की है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस कंपनी चेंज कर सकती है, वो तो हमें पता है। विद इन सेम सिटी एंड टाउन, अगर आप पुणे के पुणे में ही एड्रेस चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑल्टरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एमओए में, जन्नत, ठीक है। सेम सिटी सेम टाउन, वन टाउन और सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट, ठीक है। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर में एक सिटी से दूसरी सिटी पे जा रहे हो या एक टाउन से दूसरे टाउन पे जा रहे हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सीधा नासिक या और लेट्स से मुंबई से सीधा आप जाते हो अपने अमरावती रीजन, बाप रे इतना दूर, तो एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसआर लगता ही है। कहाँ पे एसआर पास होता है, जनरल मीटिंग में। कितना परसेंट वोट चाहिए, मोर देन 75%। सारी चीजें याद है। स्पेशल रिजोल्यूशन इज टू बी पास इन जनरल मीटिंग टू ऑल्टर द एड्रेस क्लॉज, ठीक है जी, ओके। और अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट हो गया तो मान लो मैडम अगर महाराष्ट्र से हम छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं
छत्तीसगढ़िया सीखने जा रहे हैं तो फिर तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, लेकिन जनरल स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अप्रूवल लगेगा आपको आरडी का, रीजनल डायरेक्टर का। किसका अप्रूवल लगेगा डियर? रीजनल डायरेक्टर, जो आपके रीजन का जो डायरेक्टर होगा ना, उसका वहां पे आपको अप्रूवल लगेगा। डन। चलो एक बार वापस से, विद इन सेम सिटी नो अल्टरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब अगर तामझाम से बचना है तो एक ही सिटी में घूमते रहो, ठीक है, एक ही टाउन में घूमते रहो। सेकेंड, क्या बोल रहा है वो आपको, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे तो SRN जनरल मीटिंग, ओके। और अगर डिफरेंट सिटी कर रहे हो तो मतलब डिफरेंट स्टेट ही डिफरेंट है, सॉरी, स्टेट एक स्टेट से दूसरा स्टेट है, मराठी से सीधा छत्तीसगढ़ी, फिर रीजनल डायरेक्टर, क्योंकि रीजन चेंज हो गया ना। अरे लॉजिक बैठा क्या फिट, रीजन चेंज हो गया ना, महाराष्ट्र से मराठवाड़ा से अपना पूरा छत्तीसगढ़िया हो गया ना बंद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रीजनल डायरेक्टर का लैंग्वेज चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, उनका अप्रूवल चाहिए अपन को। डन एवरीबॉडी। अरे सिंपल से लर्न होता है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी है। लर्न होता है क्या ये बताओ? यस, ओके। सेम सिटी नो अप्रूवल, एक सिटी से दूसरा सिटी स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग चलेगा। लेकिन हाँ, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट हो गया, मराठी से अपन सीधा छत्तीसगढ़ी हो रहे हैं, तो फिर रीजन चेंज हो गया तो रीजनल डायरेक्टर खत्म। ऐसा तो लगेगा ही, लेकिन रीजनल डायरेक्टर मिलेगा, ठीक है। चलो नाउ लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ जाता है फटाफट से, लास्ट पॉइंट फॉर द एरिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज MOA पहले एस्टैब्लिश करो, ये MOA था। नेम क्लॉज हो गया, एड्रेस क्लॉज हो गया, ओ ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, ओ से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। ये कौन सा क्लॉज है? तीसरा क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज था? सेकंड क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज था? फर्स्ट क्लॉज था। यहाँ पे क्या लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज आएगा आपको एग्जाम में, एक ही क्लॉज आता है कोई एग्जाम में, पूरा एक साथ लिखने नहीं बोलते। तो आप क्या लिखोगे? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स वेरियस क्लॉजेस, ऑब्जेक्ट क्लॉज इज थर्ड क्लॉज ऑफ MOA। फोकट वाली लाइन अपनी लिख लेना, ये दिस इज योर फोकट का लाइन, ठीक है। क्या होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में? इट डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी फॉर्म। गाइस तुम्हारी कंपनी चैरिटी देने के लिए पैदा हुई है, ठीक है, आपने तो चैरिटी देने के लिए पैदा किया है, या फिर आपने उसको प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ पर्पस के लिए पैदा किया है, किस पर्पस के लिए आपने कंपनी बनाई है, वो पर्पस तो वहाँ पे लिखो। इट डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच अ कंपनी इज फॉर्म्ड, किस पर्पस के लिए आपने वो कंपनी को बनाया है, ठीक है, वो यहाँ मेंशन होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज में यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन होगी, ठीक है। ये क्लॉज है, वो एक हेडिंग है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मेंटेन होगी। मैं बार बार वही बताना चाह रही हूँ, मेन ये अपना MOA एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे हम चीजें मेंशन करते हैं, ठीक है। इट इंडिकेट द रेंज ऑफ एक्टिविटीज, रेंज ऑफ एक्टिविटीज ये इंडिकेट करता है कि क्या 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 एक्टिविटीज कंपनी ले सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओनली लेक्चर्स जो है हमने यहाँ पे हरीश सर ने लेट से ये भी डाल दिया कि ऑनलाइन टीचिंग भी है, ऑफलाइन टीचिंग भी है, हम नोट्स भी बेच सकते हैं, हम वी कैन भी ऑथरशिप भी हम कर सकते हैं बुक का, हम सेमिनार्स भी कंडक्ट कर सकते हैं बहुत सारे कॉलेज में, एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड, प्लस साथ साथ एजुकेशन पर्पस के लिए फाइनेंस भी दे सकते हैं। चलो एजुकेशन फाइनेंस, अब ये फाइनेंस तो ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड आ गई, बट अगर यहाँ पे दिया है तभी आप कर सकते हो, नहीं दिया है तो आप काम नहीं कर सकते। आप एजुकेशन के लिए लोन कैसे दे सकते हो अगर आपने यहाँ लिखा नहीं? तो देना है तो सर जी लिखो पहले अपने MOA में, कुछ भी मन से आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या कंपनी काम कर सकती है, रेंज ऑफ एक्टिविटीज कंपनी कैन अंडरटेक, ये सारी चीजें यहाँ पे दी होती है, ठीक है। दिस क्लॉज, ये जो क्लॉज है, इट स्टेट्स इन डिटेल में बताता है आपको मेन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मेन ऑब्जेक्ट क्या था कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के पीछे? क्या आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाना चाहती है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री की है, या फिर क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब एनी अदर एक्टिविटीज इट मे अंडरटेक। हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हम फाइनेंसिंग काम भी करेंगे, तो
अदर एक्टिविटीज इट मे अंडरटेक, जो कंपनी कर सकती है, ठीक है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब एनी अदर एक्टिविटीज, मान लो हमने यहाँ पे हरीश ने एक और पॉइंट भी लिख दी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो हम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। रेंज ऑफ एक्टिविटीज या अदर, देखो अदर एक्टिविटीज इट मे अंडरटेक इन अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डन एवरीवन। हो सकता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हमने ऐसा बोल दिया कि हम स्कूल कॉलेजेस या कोचिंग क्लासेस को बेहतरीन तरह से इंटीरियर वगैरह का काम करना है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन ही है। उसी के पर्पस के लिए ही हमने ये सारे काम कर रहे हैं, उसी के पर्पस के लिए हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आए हैं, ठीक है। वो पूरा ऑनलाइन सेटअप करवाना वगैरह सारी चीज़ें उसके लिए आए हैं, ठीक है। और क्या बोलता है ये, आपके जो ऑब्जेक्ट है कंपनी के वो इलीगल नहीं होना मांगता, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए कंपनी एक्ट के। कंपनी एक्ट बोलता है कि भाई कोई भी गलतियां मत करो, फ्रॉड मत करो, तो तुमने फ्रॉड किया, चीटिंग किया, इंसॉल्वेंट हो गए, वो सब नहीं चलेगा। और एनी अदर लॉ, बाकी कोई भी लॉ जितने भी इंडिया में एग्जिस्टिंग है उसके अगेंस्ट में तुम्हारी कंपनी ने कोई काम नहीं करना चाहिए। डन, ऑब्वियसली यार। हाँ, अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बोल रही हूँ, अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकती है तुम्हारी कंपनी बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। अगर तुमने तुम्हारे एमओए में जो लिखा है ना ऑब्जेक्ट क्लॉज में, उसके बाहर कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिए। बार बार वही पॉइंट बोल रही हूँ मैं आपसे, ठीक है जी, ये ध्यान रखना, कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आपने वहां पे फाइनेंसिंग का वर्ड नहीं लिखा तो आप फाइनेंसिंग नहीं दे सकते हो। अगर आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं लिखा तो आप नहीं कर सकते हो सर, ठीक है। जो आपने लिखा है आप वही करोगे, ओके। इट कैन डू एनीथिंग, हाँ, लेकिन वो कुछ भी कर सकती है विच इज इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड टू, जो रिलेटेड है आपसे, जैसे एजुकेशन फील्ड से जो भी कुछ रिलेटेड है, सेमिनार कंडक्ट करना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, ठीक है, ये सारी चीजें। और एंड कंसिक्वेंशियल, कंसिक्वेंशियल मतलब दिया आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया, डोंट वरी। रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन एक्टिविटी, रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन एक्टिविटी मतलब आपकी जो मेन एक्टिविटी से कुछ रिजल्ट आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ओनली लेक्चर्स में एकदम धमाल बच्चे पास हो रहे हैं, तो व्हाट वी हैड डन कि अपन ने गोवा का ट्रिप निकाल लिया और वहाँ पे मस्त बैठ के 12th स्टैंडर्ड का जो हाईएस्ट परसेंटेज है सब टॉपर्स के साथ में अपन उनको 11th-12th के टॉपर्स के साथ में उनको वहाँ पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। ड्रम बीट के साथ लेके जा रहे हैं, कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी थी पढ़ाना, हमने वो बच्चों को काफी सारे गिफ्ट्स दिए, आप कर सकते हो, नॉट अलाउड ऐसा नहीं लिखा जाएगा कहीं पे। इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन एक्टिविटी। समझ में आया गाइस, एवरीबॉडी? कंसिक्वेंशियल मतलब होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द मेन एक्टिविटी, पक्का? ओके। कंसिक्वेंशियल, अब यहां पे आ जाओ। कंसिक्वेंशियल अपॉन द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन दिस क्लॉज, ठीक है। इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल एक्टिविटीज आप कर सकते हो, इन शॉर्ट इतना ही मतलब है। इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड एक्टिविटी एंड कंसिक्वेंशियल एक्टिविटीज आप कर सकते हो। एनी एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, अगर ये वही वाला पॉइंट है, 6 वाले पॉइंट को लिखेगा। अगर आपने कोई भी काम किया जो आपके ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? तो अल्ट्रा वायस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो वॉइड हो जाएगा, तो क्या होगा? उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी कि आपने वो काम किया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने अपनी कंपनी किसमें फील्ड है? एजुकेशन रिलेटेड फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कर लिया रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू। प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है? प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, ठीक है, ओके। अब आपने क्या किया? या फिर ऐसे समझ, गन्ना उगाने का बिजनेस ले लिया। गन्ना, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन उगाने का बिजनेस कर लिया। वो शुगर केन उगाने के बिजनेस के लिए आपने कोई जमीन ली, ठीक है, या जमीन दी, जो भी कुछ है, सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसको पैसे दे दिए हाथ में, ठीक है।
आपने शुगर केन बिजनेस के लिए, अब आपको तो नहीं आता ऑब्वियसली, हम तो नहीं जाएंगे, हमें पता है शुगर केन के बिजनेस में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है वगैरह वगैरह, बट हम तो नहीं जाएंगे शुगर केन का बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए ऑब्वियसली डियर। तो आपने क्या किया, हमने किसी को ना बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई तेरे को हम सब खर्चा वर्चा देते हैं लेकिन तू ये काम करेगा। तो ही सेड ओके, हमने उसको 50 लाख रुपए दे दिए, कर बिजनेस, खरीद जमीन खरीद ये सब कर, कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने। ध्यान रखना आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं था और आपने ये काम किया है, ये काम अल्ट्रा वाइज कहलाएगा, ये काम वॉइड कहलाएगा, इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। वो बंदा पैसे लेके भाग भी गया ना तो भी तुम कोर्ट में नहीं बोल सकते कि अरे हमने उसको ये काम के लिए दिया था पैसा। कोर्ट पहले देखेगा कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में किधर मेंशन है रे भाई। कुछ भी काम करोगे क्या, रियल एस्टेट बिजनेस करोगे, गन्ना उगाओगे, खेती बाड़ी, अरे लिखा कहाँ है कि तुम खेती बाड़ी भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, कोई लीगल वैलिड। तुम वो 50 लाख रुपए डूब गए ऐसा समझो तुम। वो बंदे ने जेन्युइन है तो फिर सब ठीक है, पता नहीं चल रहा है किसी को तब तक ठीक है, बट कभी कोर्ट केस की बारी आई ना तो कोर्ट सीधा इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्शन रेज करेगा। समझ में आया कंसेप्ट? समझा एवरीवन? इट मीन्स यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए। बोलो मेरे साथ में, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए। अगर गए तो अल्ट्रा वाइज, गए तो कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी, गए तो वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये एक नया टर्म है आपके लिए, वॉइड हो जाएगा मतलब क्या बोलोगे आप उसको, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है उसकी, ऐसा समझो। ठीक है, चलो। अ कंपनी मे चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स लॉस। अच्छा, अब बात आ गई यहाँ पे ऑल्टरेशन की। किसकी बात आ गई? ऑल्टरेशन की। ये दोनों पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स किसकी बात कर रहे हैं? ऑल्टरेशन की बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है कंपनी का, अगर उसको ऑल्टर करना है तो बिंदास कर सकते हो। तो ठीक है ना मैम, लिखेंगे वहाँ पे खेती बाड़ी भी करनी है और फिर यहाँ पे करेंगे। देखो ध्यान से, may change its object clause as and when it feels necessary to do so for its survival and growth। अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी को ग्रोथ करनी है और उसको मान लो जैसे ओनली लेक्चर और बड़ा हो रहा है, उसको बहुत सारे ब्रांचेस एस्टैब्लिश करने हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह, तो बहुत सारी जगह एवरीवेयर उसको प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेगी, चेन्नई में, नासिक में, मुंबई में, हर एक जगह उसको प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेगी। अभी मुंबई अकेले का बोला तो भी हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, कितना सारा, वेस्टर्न लाइन, कितनी सारी जगह पे अपन को ब्रांचेस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी अपने सर्वाइवल और अपने ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहती है तो वो कर सकती है, ऐसा बोला उन्होंने, परमिशन दिया है, बट वही मेंशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड, सिंपल एक लाइन है यहाँ पे, बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग। तो गाइज यहाँ पे कुछ आप इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो तो 75% का अप्रूवल लगेगा तुम्हें तुम्हारे शेयर होल्डर से। समझना इस बात को कि स्पेशल रिजोल्यूशन बोल रहा है। क्या होता है स्पेशल रिजोल्यूशन को मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिया है। इट मीन्स 3/4 पर्सन, 3/4 और 75% वोट्स जो है वो आपके फेवर में होने चाहिए। जब आप शेयर होल्डर की मीटिंग लो, पर्सन जो वोट्स अगर आपके फेवर पे है, या 75% बोल लो, 3/4 करोगे तो 75% ही आएगा। ठीक है, तो 75% वोट्स अगर आपके फेवर में है तभी आप वो काम कर सकते हो, दरा नहीं कर सकते। डन एवरीबॉडी? तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज एंड एज वेल एज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। 3 क्लॉज फिनिश कर लिए, बाकी के अपन कल देखते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।